मुझे लगता है कि अल-फलाह का जिस ढंग से वो यूनिवर्सिटी, वो संस्था बेनकाब हुई देश और दुनिया के सामने, उसके बाद तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि जानकारी क्यों जुटाई जा रही है मदरसों के लिए या किसी की। एक बार लाइसेंस देके पंजीकरण करके अल-फलाह खुल गई, एक बार सरकार से उसने जरूरी कागजात जमा करके औपचारिकताएं पूरी करा ली होंगी, और उसके बाद वहां डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बजाय आतंकवादी बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया। और पता तब लगा जब देश का नुकसान हो गया, लाल किले के बगल में आतंकी विस्फोट हो गया। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत। आलोक पांडे जी, अब एक नया विवाद शुरू हो गया कि भाई मदरसों की जानकारी क्यों चाहिए, वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनका पता क्या है, उनके अब्बू क्या करते हैं, पढ़ाने वाले मौलवी साहब कौन लोग हैं, उनकी लिस्टिंग, फंड कहाँ से आ रहा है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। मैं सुन रहा था शाहबुद्दीन साहब को, वो कह रहे थे कि हम एटीएस से जांच क्यों कराएं। जब सब ठीक कागज पत्तर दुरुस्त हो तो एटीएस जांच करे, चाहे कोई जांच करे, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर हमारे कागज पत्तर ठीक है, हमारा इंटेंशन ठीक है, हमारे यहां कोई अल-फलाह टाइप का बवाल नहीं है, तो खुला दरवाजा है, सब जांच करो, क्या फर्क पड़ रहा है। आलोक जी। अमिताभ सर, क्योंकि मुस्लिम कौम बड़ा संविधान पसंद है, ऐसा वो दावा करते हैं, तो मैं मानता हूं कि बात संविधान से होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि भाई कोई भी अपना स्कूल खोल सकता है, कोई भी अपना उसको चला सकता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकता है। लेकिन ये बात बार बार कही जाती है कि 26 हमें अधिकार देता है और 30 हमें अधिकार देता है, लेकिन 26 की बात शरारतन आधी छुपा ली जाती है। आर्टिकल 26 कहता है कि अगर उससे भाईचारा प्रभावित होता है, शांति भंग होती है। मैं एग्जैक्ट शब्द पढ़ देता हूं सर, मुझे 10 सेकंड दीजिए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 वर्ड है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, अगर ये तीनों में से कोई भी भंग होता है तो आर्टिकल 26 नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 26 सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये बात कोई टीवी में नहीं कह रहा कि ये तीनों चीजें अगर डिस्टर्ब होती हैं या तीनों में एक भी डिस्टर्ब होता है तो उस सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, उस पर जांच होगी। ये भारत का फंडामेंटल राइट कहता है, आर्टिकल 26 कहता है। दूसरा, आर्टिकल 30 में कहा जाता है कि हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के दशक में एक डिसीजन दिया था और उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज को अपने स्कूल इसलिए चलाने का अधिकार दिया गया था कि वो कम संख्या में है, अगर कहीं मेजोरिटी के साथ पढ़ेंगे तो उनमें दबाव आ सकता है, वो भारत के मुख्य धारा से अलग हो सकते हैं। लेकिन अलग आपको इंस्टीट्यूट खोल देने का मतलब नहीं है कि आप मुस्लिम गाटो बनाएंगे। द वर्ड इज गाटो। तो ये गाटो बनाए जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम बस्तियों के रूप में हो, चाहे मुस्लिम एजुकेशन के रूप में हो, और चाहे अल-फलाह के रूप में हो। तो संवैधानिक रूप से और सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से किसी तरह का अधिकार नहीं है कि कोई भी संस्थाएं, उनसे जुड़े लोग अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनकी जांच न की जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के द्वारा दी जाने वाली 2 बड़ी डिग्रियां इसीलिए निरस्त कर दी। मुफ्ती साहब तो जानकार हैं, वो जानते ही हैं। उसने कहा ये सब नहीं, डिग्री नहीं बांटो भाई ना, कुरान पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, ठीक है, बच्चों को कुछ सिखाओ, ठीक बात है, लेकिन डिग्री नहीं बांटो। ये सब राज्य सरकार का जो व्यवस्था है उसी लाइन में चलना होगा, डिग्री नहीं बांटो। वहां तो बजरंग दल वाले नहीं थे, वहां तो अदालत का निर्णय था। मुफ्ती साहब अल-फलाह को सामने रखते हैं, अल-फलाह ने चेहरे पर कालिख मल दी, नहीं, उसका मालिक तक जगलर निकला, महाफ्रॉड, 85 मामलों में वांछित। और यूनिवर्सिटी टकसाल, आतंकवाद की टकसाल, 2008 से ऐसे
बहादुर पैदा कर रही थी वो यूनिवर्सिटी जो आत्मघाती बम बन के घूम रहे थे। 2008 के दंगे में एक लड़का जो पकड़ा गया वो इसी यूनिवर्सिटी का था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। और अब बताया जा रहा है 200 से ज्यादा डॉक्टर अल-फलाह के, जो अल-फलाह छोड़कर भाग गए हैं अब लाल किला ब्लास्ट के बाद, वो रडार पर हैं। कितनी बड़ी साजिश हो रही थी न। सरकार, यूजीसी एक बार लाइसेंस ले लिया, पंजीकरण हो गया, बात खत्म हो गई, मान्यता हो गई। उसके बाद दरवाजा बंद करो और कार्यक्रम चालू। तो दरवाजा तो खुलना चाहिए मुफ्ती साहब, नहीं, ताकि देश देखे कि अल-फलाह में क्या हो रहा है, अल-फलाह जैसी जगहों में क्या हो रहा है। मुफ्ती साहब, शुक्रिया कि मुझे आपने इस अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया और आपने बुलाया। पहले तो मैं इसका लिए आपके का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात। दूसरी बात, आज मैं कोई सफाई देने के लिए नहीं आया हूँ। ना मैं नक्सलाइट की बात करूँगा, ना मैं बोडो की बात करूँगा, ना मैं खालिस्तानियों की बात करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, अल-फलाह या मुसलमानों की दाढ़ी टोपी, तो ये चिंता की बात है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमारी कम्युनिटी को, हमको भी सोचने की ज़रूरत है कि आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। रातों रात तो कोई आतंकवादी नहीं बनता। इनकी मानसिकता क्यों ऐसी बनी? इनके पीछे कौन लोग हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, जिहाद के नाम पर गलत इंटरप्रिटेशन ने मजबूर कर दिया इन लोगों को कि ये हरकतें करें। अब हमारे जैसे ज़िम्मेदार लोगों का काम है कि इनकी जो है सही रहनुमाई की जाए, कम्युनिटी की रहनुमाई की जाए। देखिए, समाज अगर बिगड़ता है, अगर समाज के लोग नहीं जागे, इनकी मजम्मत ही नहीं करने से मसले का हल नहीं होगा। अगर सामने आकर के इनके खिलाफ मुहिम नहीं चलाए, ये मर जाए तो इनके जनाजे की नमाज मत पढ़ो, इनको कब्रिस्तान में दफन मत करो, सोसाइटी से बाइकाट करो। जब तक ये हरकतें हम नहीं करेंगे, याद रखिए, कम होने वाला नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप बोल रहे, कौन पढ़े लिखा लोग नहीं था इसमें? मनोज जवाहिरी क्या पढ़ा लिखा नहीं था क्या? बिल्लादीन पढ़ा लिखा नहीं था क्या? मगर ये जो पकड़े गए हैं, ये तो मदरसे में नहीं है। मगर वक्त आ गया है, मौका आ गया है कि अगर मदरसे की जांच की बात की जा रही, देखिए, मदरसे में प्रेमचंद मुंशी पढ़े, राम मोहन राय पढ़े, जाकिर हुसैन पढ़े, एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े, बड़े बड़े लोग पढ़े। मगर आज ऐसे लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ये भी चिंता करने की, सोचने की बात है कि जब पढ़े मदरसे में, आज क्यों नहीं पढ़े? तो मदरसे को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर एटीएस जांच कर रही है तो खुले दिल से वेलकम करके बताने की जरूरत है कि हम इस देश के नागरिक हैं, अमन के साथ रहते हैं। यही मदरसों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, यही मदरसों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दिया इनके मजहबी लोगों ने। अगर आज एटीएस जा रही है तो मैं तो कहता हूँ खुले दिल से वेलकम करने की जरूरत है। और सरकार को भी सिलेबस चेक करने की जरूरत है। यही नहीं, गुरुकुल जितने इंस्टीट्यूट हैं सारे के सारे आप चेक करिए, और कहाँ से फंड आ रहे हैं, ये सरकार को जानने का ज्यादा अधिकार है। मगर सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोले ताकि वो बच्चे जाकर के पढ़े। मदरसे में वो बच्चे जाते हैं जो गरीब हैं, जिनको समाज ने धुतकार दिया, जिनका कोई माई बाप नहीं है, ये मदरसे उनके माई बाप है। मदरसे किफायत कर रहे हैं। मगर वक्त आ गया है कि जांच की जाए। जो ये धब्बा हमारे दाढ़ियों पर, हमारे चेहरों पर जो दाग लगा है, आसानी से जाने वाला नहीं, जब तक कि हम इसके खिलाफ खड़े होकर के मुहिम ना चलाएं। ठीक बात मुफ्ती साहब। मैं अशोक भाई के पास रहूं, उससे पहले एक बात कह दूं। सरकारी स्कूल इफरात में हैं, मेरी बात नोट कर लेना भाई, इफरात में है, बच्चे कम हैं, स्कूल ज्यादा है। मुफ्ती साहब, सारी शिक्षा फ्री है, गरीब नहीं, सुपर बिल्कुल भयंकर गरीब हो तब भी सब शिक्षा फ्री, जूता फ्री, मोजा फ्री, बस्ता फ्री, किताबें फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री है, कोई फीस नहीं है। फिर क्या को मदरसा खोला जाए जब सब फ्री है सरकार में ही? सर्दी आ जाए तो ऊनी 2 स्वेटर फ्री हैं, ऊनी मोजा मिलेगा। फिर क्यों चलाना चाहते हैं मदरसा? फिर क्यों चलाना चाहते हैं? बात तो ये हुई ना कि मदरसे में वो जाता है जो गरीब है, जिसका कोई माई बाप नहीं, या तो सरकार माई बाप है। हजारों करोड़ रुपया की ग्रांट इसीलिए है। क्या समस्या है? और आबादी के बीच में मदरसा खुले समझ में आता है।
हमने तो ये उत्तर प्रदेश में ही, मुफ्ती साहब आप तो सब जानते हो, अब आपसे क्या कहना, नानी के आगे ननिहाल का क्या किस्सा बताएं। बॉर्डर पर जहां कोई आदमी नहीं, नो मैंस लैंड है, वहां मदरसा और मस्जिद इतनी बन गई। मैंने पूछा यहां नमाज कौन पढ़ेगा, बच्चा कहाँ है पढ़ने के लिए, तो मुस्कुरा दिए पान खाते हुए। अरे बोले काहे को बन रही है, वहां तो आदमी नहीं तो बच्चा भी नहीं, क्या क्यों बन रही है? कोई तो खेल होगा उनके पीछे। मस्जिद किस लिए बनाई अगर 500 आदमी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, वहां 1000 आदमी किस लिए बन रही मस्जिद? दुनिया के किसी मुल्क में, एक नई बात कहता हूं, दुनिया के किसी मुल्क में, मुफ्ती साहब आप तो दुनिया घूमे हो, अशोक भाई आप भी गौर करिए, प्रति 100 मुसलमान पर मस्जिद की जो प्रतिशत है वो उतना नहीं जितना भारत में है। क्या सबसे ज्यादा नमाज यही पढ़ी जाती है, बाकी जगह नहीं पढ़ी जाती? मुफ्ती साहब बाकी देशों में भी तो 57 तो देश इस्लामिक ही है, वहां नमाज कम पढ़ते लोग। कुछ सवाल हैं जो बड़े अटपटे हैं, उन पर तो उत्तर चाहिए। अशोक जी, जांच पड़ताल में क्या समस्या? कागज पत्तर दुरुस्त है, सब चीजें अच्छी हैं, फिर क्या समस्या है? कोई जांच करे नहीं। देखिए अमिताभ जी, इस देश में जब जब कोई आतंकी घटना होती है, पूरा विपक्ष सरकार का साथ देता है और विपक्ष एक सुर होकर के कहता है कि इस आतंकवादी घटना के जड़ में सरकार जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जड़ से खत्म करे। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं होगा जो इस तरह की मांग न करता हो। सवाल तो तब खड़े होते हैं अमिताभ जी, जब बड़ी आतंकवादी घटनाएं जब देश में होती हैं, पुलवामा, पहलगाम जैसी घटनाएं, पठानकोट जैसी घटनाएं, उन घटनाओं के जड़ में जाने की बजाय, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए दोबारा, उन घटनाओं में कि जिम्मेदार हमारे कौन लोग, अधिकारी लोग थे जिनकी चूक से घटना हुई, इस तरह की चीजों पर सरकार फोकस कम देती है। वो इस तरह घटनाओं का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करने लगती है। आपको जो भी घटना मैंने बताए उसको बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह की चीजों पे सरकार का फोकस भाजपा का ज्यादा रहता है कि इन आतंकवादी घटनाओं का राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए और क्या क्या करने पे और राजनीतिक लाभ मिलेगा। अगर सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को रोकने की और आतंकवादियों को पूर्ण रूप से नष्ट करने की है, तो हर कदम का सब लोग स्वागत करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये उठता है कि अभी अगर कुछ चीजें मैं बताऊंगा तो हमारे भाजपा के साथी या और लोग लगेंगे इस पे विवाद करने। आप बताइए, मेरे पास रिपोर्ट में लेके बैठा हूं अमिताभ जी, द हिंदू की 10 जुलाई 2023 का है। डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर वाज अट्रैक्टेड टू पीआईओ, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स एंड चैटेड अबाउट इंडियन मिसाइल सिस्टम EGSAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस ETC। ये जानते हैं कौन सा? ये प्रदीप कुरुलकर आरएसएस का बहुत बड़ा नेता था और डीआरडीओ में सीनियर वैज्ञानिक था। तो क्या आरएसएस की भी ATS की जांच हो, क्योंकि वहां तक इस तरह के लोग पाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान से मिले हुए हैं। दूसरा जानकारी मैं आपको बताऊं, ध्रुव सक्सेना का था, ये 2017 में इसके साथ लगभग 1 दर्जन लोग पकड़े गए जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल और अन्य अनुसांगिक संगठनों से जुड़े हुए थे, जो ISI पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से मिल करके देश खुफिया जानकारी बेच रहे थे। और उस समय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसमें कांग्रेस में थे, उन्होंने एक शब्द बोला था, आजकल भाजपा में बड़े नेता हो गए हैं, उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड फर्स्ट ISI सर्टिफाइड पार्टी इन इंडिया दैट इज भारतीय जनता पार्टी। ISI मार्का सब लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजों पे मिलता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बताता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था वर्ल्ड फर्स्ट ISI सर्टिफाइड पार्टी बीजेपी है। तो ऐसे लोग हैं। तो आप ये बताइए कि क्या अगर हम कहें एज ए विपक्ष कि मदरसों की जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन मदरसों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए जहां पर प्रदीप कुरुलकर, ध्रुव सक्सेना, बलराम सिंह, आशीष सिंह जैसे लोग
जो पाकिस्तान ठीक से है, मिलकर अशोक के भाई, देश की ठीक है। जानकारी बेच रहे हैं, इनकी भी ठीक। जानकारी इनकी भी जांच होनी चाहिए मैं मेरे हिसाब ओपी सिंह जी के पास अब थोड़ा रुक के जाऊंगा। अशोक जी ने कुछ बड़ी बातें कही, उस पर 2-3 टिप्पणियां बहुत जरूरी है ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। मैं बहस को उतना खोल के करने के मूड में आज नहीं था क्योंकि उससे कटुता बढ़ती है, लेकिन अशोक जी ने उस मोड़ पर लाके बहस को खड़ा कर दिया कि जिन चीज़ों को मैं इशारों में कहना चाह रहा था, मुफ्ती साहब मुझे माफ़ करिएगा, अशोक भाई ने इस बहस को वहाँ ला खड़ा कर दिया कि इशारों में बात नहीं होगी। क्या मैं इशारों में करने के मन से आया था? 100 आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं अगर हिंदुस्तान में, उसमें 90 कौन है? दुनिया कहानी छोड़ो, आलोलकर भालोलकर जितने पकड़े जाए सबको चौराहे पर खड़ा करके गोली मारो। कोई उनके बचाव में आए उसके भी 4 लगाओ, मुर्गा बनाओ चौराहे पर, 20 लाठी मारो। लेकिन लाल किले पर आत्मघाती हमला होता है और समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी कहता है कि मासूम मुसलमानों को सताया जा रहा है, और अशोक यादव कहते हैं कि हम लोग तो सरकार के पीछे खड़े हो जाते हैं, तुरंत कहते हैं हुजूर अब आप परमाणु बम चला दो, हम पीछे खड़े हैं। गजब बात है। अबू आजमी कौन है? मूंगफली बेचते हैं कि बड़ा पाव बेचते हैं मुंबई में? वो कौन है जो ये कहने वाले थे? वो मासूमियत का थर्मामीटर लेके चलते हैं। अजब तमाशा है। अशोक जी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े, ऐसा नहीं है, हर वक्त नहीं खड़े होते आप। जब भारत ने, भाजपा ने नहीं, जब भारत की सेना ने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया तो यही आप लोग थे, अशोक भाई माफ करिएगा, यही भारत के विपक्ष के बड़े नेता थे जिन्होंने कहा था हम नहीं मानते आपने पाकिस्तान में जाके गोलाबारी की है, हमें तो फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, सबूत दो। ऐसे समर्थन दिया जाता है। तो मैंने सरकार से कहा था, मुफ्ती साहब मैं भी विचित्र आदमी, तो मैंने सरकार से कहा कि अगली बार ऐसा कोई कार्यक्रम करो तो विपक्ष के नेता 10 बड़े नेताओं को आर्मी के जहाज में बैठाल के वहां जरूर भेज देना। क्या वो भी आतिशबाजी देख लेंगे, अपनी आंखों से बात खत्म हो जाएगी? नहीं, वो भी तो आनंद लें, फिर क्या नहीं पूछेंगे कभी दोबारा? ऐसे समर्थन नहीं होता मित्र। समर्थन ऐसे होता है अशोक भाई जैसे 1971 में भारत के सारे गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। समर्थन ऐसे होता है, ना किंतु ना परंतु, ना इफ ना बट, 100% ब्लैंक चेक समर्थन होता है। ये नहीं होता हम नहीं मानते, सबूत दिखाओ, कहां मारा, पेड़ के पत्ते गिरे, कुछ ऐसी भाषा बोली गई इस देश में रहने वालों के नेताओं ने। और मैं जिस चीज को नहीं कहना चाहता था उसी को कहना पड़ा। भालोलकर को फांसी दी जाए या जो भी इसमें जुटा लगा हो, उसकी जात धर्म कोई हो, आलोक पांडे, अमिताभ अग्निहोत्री, ओपी सिंह उसके पक्ष में मासूम बताएं उसको, तो इनको भी जेल में डालो, तिहाड़ में डालो, 20 लाठी मार के। क्या ये नहीं चलेगा? लेकिन रफीक को पकड़ेगा जाएगा तो अशोक जी हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, एक कविता थी, 100 नेता तुरंत जन्म ले लेंगे जो कहेंगे हे अरे रफीक तो बच्चा है, मासूम है, गुमराह नौजवान है। वो कौन लोग हैं जो आतंकवादी के जनाजे में, मुफ्ती साहब आप करें जनाजे में नमाज ना पढ़ाओ, नमाजे जनाजा नहीं पढ़ाओ, उसकी नमाज में उसके अंतिम यात्रा में 5 लाख आदमी गया। कौन लोग थे? वो विदेशी थे। अशोक जी, जो ये कहा जाता है कि सारे लोग देश के साथ हैं, सारे लोग कुर्बानी दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है, ऐसा मत कहो। 5 लाख आदमी बुरहान वानी की अंतिम यात्रा में शामिल था। वो कौन था? बुरहान वानी आजादी की लड़ाई लड़ा था? नहीं। देश की धर्म संस्कृति बचाने के लिए मारा गया था? नहीं। कौन लोग गए थे? 5 लाख लोग कहां से आए थे? पाकिस्तान से तो आए नहीं थे। मुफ्ती साहब हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, इतना भी भोले बनने से काम नहीं चलता किसी का, आप तो जानते हो। ये 5 लाख लोग कौन थे जिनके लिए बुरहान वानी भगवान था? कौन लोग थे?
अभी सवाल उठेगा तो मामला बहुत तीखा हो जाएगा। मैं लाना नहीं चाहता था बहस को वहां। अल फलाह के ये जितने लोग पकड़े गए, क्या एक ही धर्म के लोग नहीं हैं? क्या नहीं है ऐसा? भारत पर हुए आतंकी हमलों का, और एक बड़ी बात होती है, ओपी भाई आ रहा हूं, एक बड़ी बात बार बार कही जाती है कि मणिपुर में और वहां तमिलनाडु में और फलाने में ढिकाने में भी नक्सली, ये बातें बार बार कही जाती। इसका भी मैं एक बार पोस्टमार्टम कर दूं ताकि हमेशा के लिए झंझट खत्म हो। लेकिन ये जो अल्फला टाइप टेरर है ना अशोक भाई, ये सबसे गंदा इसलिए है, इसका रिमोट हमारे दुश्मन के जेब में रहता है, इसलिए ये सबसे गंदा है, सबसे घातक है। नक्सलियों को हम लाए लाइन पर, कुछ समझाया, कुछ बुझाया, कुछ सख्ती की। आज स्थिति यह है कि लगभग नक्सलाइट मूवमेंट फिनिश, या तो मुख्य धारा में आ गए या ऊपर गए, बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन यहां जो अल्फला टाइप प्रोजेक्ट है उसका रिमोट तो पड़ोसी के जेब में है ना, इसलिए उसका ट्रीटमेंट अलग होगा अशोक भाई। उससे मोहब्बत नहीं करो कोई, ना उससे जुड़ने की कोशिश करो। मैं एक वो देख रहा था मुफ्ती साहब, एक खबर मैंने देखी, ओपी सिंह जी, उस खबर पर भी आपसे टिप्पणी चाहूंगा। ममता जी के एक विधायक ने घोषणा की है सार्वजनिक तौर पर मुफ्ती साहब कि 6 दिसंबर को, अशोक जी आपके इंडिया अलायंस ने, कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में सुबह 11 बजे ईंट गारा मिट्टी लेके जाएंगे और बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। किसकी मस्जिद की? नहीं, बाबरी मस्जिद की, 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे। टाइम भी वही और तारीख भी वही। ओपी सिंह जी, मुझे लग रहा है इससे भाईचारा आएगा। और फिर कहा जाता है हमारा बाबर से क्या लेना देना, फिर कहा जाता है हमसे बाबर से क्या लेना देना, हम तो बाबर को जानते ही नहीं। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की ललक आज भी जिंदा है। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, इस देश के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर जैसे बुद्धिजीवी अगर आतंकवादी बन जाए, देश राष्ट्र विरोधी हो जाए, तो हम समझते हैं कि वो ज्यादा खतरनाक तब देश के लिए हो जाता है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि भटके युवक, मासूम युवक, जिनको न्याय नहीं मिला, वो ये सारे युवक जो है आतंकवाद के रास्ते पर निकल चुके हैं। लेकिन अब क्या कहेंगे? अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां गए थे जो है डॉक्टर की डिग्री लेने, और कमरा नंबर 13 जो सुर्खियों में रहा और जिसका कनेक्शन इस दिल्ली बम विस्फोट से रहा, तो हम समझते हैं कि देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि अल फलाह जैसा यूनिवर्सिटी इस धरती पर रहे, और नहीं रहेगा। मैं आज की डिबेट में बता रहा हूं कि अल फलाह इतिहास में चला जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी थी। हाँ, ये बात और है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाली केंद्र सरकार, और कभी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परस्त पार्टियों का, कभी मतलब वो तो धुंधला हो चुका है तस्वीर, अगर आए तो फिर से पैदा कर देंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताइए, रोज डिबेट करा रहे हैं, हम भी रोज पेपर पढ़ रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, पूरा देश दहल गया, 15 नागरिक मारे गए, विपक्षी दल का किस नेता ने आगे बढ़ चढ़ करके इसकी भर्त्सना किया हो और ये कहा हो कि ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके उनको फांसी की सजा दी जाती? हमने तो नहीं देखा। और हमने इसको भी नहीं देखा जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल में या जहां भी हुआ, ये मुस्लिम परस्त पार्टियां कभी भी खड़ा नहीं हुई। और एक बात मैं बता दूं, आपने भी कहा ना नक्सलियों का इलाज हो रहा है, लगभग खत्म है। आतंकवादियों का भी इलाज इसी सरकार में होगा। आतंकवादियों का पूर्णतः इलाज होगा, उनका भी इलाज होगा, उसका इलाज हम करेंगे।
और उन आतंकवादियों के मुस्लिम परस्त प्रवक्ता जो बैठे हैं, इनकी पार्टी का इलाज कौन करेगा? जनता करेगी। और अगर नमूना देखना हो, चले गए ना बिहार में, SIR के कारण हार गए, उसमें गड़बड़ी हो गई, जीविका दीदी महिलाओं को 10,000 दे दिया तो हम हार गए। उसके कारण नहीं हारे हो तुम, जो हारे हो उसका कारण यही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पक्ष में, मदरसों के पक्ष में और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े। और मैं एक बात अशोक यादव, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, मेरी याददाश्त मजबूत है। आपकी सरकार 2012 से 17 उत्तर प्रदेश में थी, याद है? जब काशी के, अयोध्या के और लखनऊ के सीरियल बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो 10 आरोपी पकड़े गए, उनको छुड़ाने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाईकोर्ट प्रयागराज चले गए थे और प्रयागराज हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी कि ये सरकार का काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है, और बाद में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। तो आप तो खुला फर्रुखाबादी हो और हम भी खुला फर्रुखाबादी है। अब वो गोल मोल नहीं चलेगा। भाईचारा और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मजहबी होता है। ये अब खेल नहीं चलेगा, अब खुल्लम खुल्ला होगा। आप खड़े हो, खड़े रहो। आप बहराइच में खड़े थे, संभल में खड़े थे, बरेली में खड़े थे ना? चले गए पैसा बांटते, किसको? मासूमों को। कौन मासूम? जो सीमा पर बलिदान हुए। और आप अभी पुलवामा की बात कर रहे थे, आप तो पढ़े लिखे हो अशोक यादव, क्या उस पर जब हमारी सेना ने शौर्य का किया तो आपने सबूत नहीं मांगा? और क्या आपको सबूत नहीं मिला? आप समझ नहीं पा रहे हैं अशोक यादव जी। आप चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन करते हो, भगवान करे ऐसे ही आप आत्ममंथन करो और जो आप कर रहे हो ऐसा ही करो। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मान लीजिए मदरसा, यूनिवर्सिटी, मुस्लिम कॉलेज, मस्जिदों से आतंकवादी निकल रहे हैं, ये खुलेआम साबित हो रही है। अब तो जम्मू कश्मीर के वो कौन सा टाइम्स है, कश्मीर टाइम्स समाचार पत्र में भी छापा मारा गया तो हथियार बरामद हुआ अशोक यादव जी। आप उसकी भर्त्सना करेंगे? आपको ये कहना चाहिए कि नहीं, वो समाचार पत्र देशभक्त हैं, जहां हथियार मिले, जहां आतंकवादियों का अड्डा था, यूनिवर्सिटी वो। अरे क्या बात करते हो यार? कभी तो भारत के नागरिक बनो, कभी तो आपके अंदर जज्बात पैदा हो कि हम भी भारत। अरे इतने मुस्लिम परस्त हो गए हो, क्या हुआ? सीमांचल में 14, सीमांचल बिहार का चुनाव हुआ, 14 जो है विधानसभा थी, 5 कौन ले गया? ओवैसी भाई ले गए। 1 कौन ले गए? RLD। बाकी कहां गई? बीजेपी को। और जो आप बात करते हो ना, आप जाके पता कर लो सीमांचल में कि वोट किसको महिलाओं ने दिया और किसको जो है दिया गया। आपकी आंख खुली नहीं रही है। आप 27 के सत्ताधीश बनना चाहते हो, आप यही मुद्दा लेकर आओगे? आतंकवादी, आप RSS में आतंकवादी खोज रहे हो, भाजपा में आतंकवादी खोज। अरे मिले आतंकवादी तो उनको भी फांसी में। और मैं खड़ा होकर बोलूंगा कि ऐसे आतंकवादियों को, चाहे वो RSS का हो चाहे बजरंग दल का हो, फांसी दिया जाए। आप कहां खड़े होंगे? कहां खड़े होंगे आप? और आपका ईडी गठबंधन कहां खड़ा होगा? ये आपको पता है और आपके नेताओं को भी पता है और उस पर बाकायदा काम कर रहे हैं। जो बिहार का परिणाम है वही जो, अरे भाई हर डिबेट तो मैं देख रहा हूं, जब मतगणना होगी उसके पहले सरकार बनेगी, कुर्सी हिल जाएगी, केंद्र की कुर्सी हिल जाएगी, नीतीश बाबू चले जाएंगे, दिल्ली में बड़ा खेल होगा। ये आपके अखिलेश यादव ने बयान दिया था। कहां गए? अब कहां गया? अरे कम से कम इस देश की बात है, सेना के साथ खड़े हो। सरकार अगर तो आतंकवाद के खिलाफ चला रही है, उसके साथ खड़े कहते हो कि हम खड़े हैं। एक तरफ कहते हो कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है पर्दे की आड़ में कहते हो कि मासूमों तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक ओपी सिंह जी, ठीक बात, ठीक ओपी सिंह जी, ठीक। मैं एक नया प्रश्न लेके सबके पास आऊंगा, अशोक भाई आ रहा हूं बस। आलोक पांडे जी, एक ये जो लाल किला ब्लास्ट हुआ ना, ये कुछ प्रीमेच्योर मामला था। इसका पूरा एक जो डिजाइन था उसमें 32 ब्लास्ट थे भारत के अलग अलग स्थानों पर डिजाइन किए गए थे। 32 ब्लास्ट भारत के लिए सबसे खतरनाक मंजर होता, वो 32 विस्फोट एक साथ एक जगह भारत भर में। उस पूरे ऑपरेशन का नाम मालूम क्या दिया गया था? D6, ऑपरेशन D6।
आतंकियों ने। D6 क्या किसको डिनोट करता था? 6 दिसंबर 6 कहा गया हम बाबरी का बदला लेंगे, भारत को 32 जगह से खूना खून करके उसके नासूर पैदा करके। ये मसला था। बताइए, आतंकियों ने D6 बनाया बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए, और ममता जी के विधायक कह रहे हम मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को 11:15 बजे अल्लाह का नाम लेके बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। और फिर लोग मंच पर आते हैं तो कहते हैं बाबर से हमारा क्या लेना देना, हम तो बाबर को नहीं जानते। आलोक पांडे जी। अमिताभ सर, अब जैसे ये D6 मना रहे हैं, अगर बावरी जो कि सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया उसको भूलने में इतनी तकलीफ है, तब तो हमें D1000 मनाना चाहिए। हमारे तो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, और ये जो D6 मना रहे हैं वो भी हमारा ही मंदिर था, और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय दिया। भारत का ऐसा कोई प्राचीन शहर नहीं है और कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, खजुराहो से लेके जिस मंदिर में आप जाएं, जिसका सर्व सलामत हो, जिसके अगर देवी हैं तो उनका वक्ष सलामत हो। इस हद तक बदतमीजी की इनके हमारे भारत के उन शासकों ने, जो फिरंगी थे, जो विदेशी थे, आए थे इस देश में। तो क्या हम D1000 मनाएं? क्या इस देश का हिंदू D1000 करे? क्या इस देश के, तब कहा था कि नहीं उसको भूल जाओ, वो 200-300 साल पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है। और पंडितों को, सवर्णों को, हरिजनों के तथाकथित शोषण में कहेंगे कि वो 1000 साल पहले हुआ था। नहीं, उसको याद रखो। मैं बार बार उठाता हूँ कि 1000 साल से इस देश का सवर्ण कभी सत्ता में नहीं रहा। या तो तुर्क सत्ता में रहे, या मुगल सत्ता में रहे, या अंग्रेज सत्ता में रहे। तो सवर्णों ने शोषण कैसे किया? या तो तुर्कों ने शोषण किया, या मुगलों ने शोषण किया, या अंग्रेजों ने शोषण किया। धार्मिक शोषण भारतीयों का हुआ, सामाजिक शोषण भारतीयों का किया गया, और दोषी सिर्फ इस देश का ब्राह्मण है। तो इस तरह की जब नीति अपनाओगे, और अगर बदले की बात होगी सर, तो फिर D1000 भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है आलोक जी, ठीक, रुकना होगा। मुफ्ती साहब, आप और आप जैसे तमाम आलिम लोगों ने बात कही कि हमारा बाबर से क्या लेने देना, हमारी गांठ क्यों बाबर से जोड़ते हो। हालांकि शफीकुर रहमान बर्क ये कहते थे कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, पूछो चाचा क्या हो, कहते थे मैं बाबरी खून है मेरी बॉडी में, देह में। क्या वो कहते डायरेक्ट समरकंद वाला मामला चल रहा है अभी तक। लेकिन एक राजनीतिक दल का नेता, विधायक सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर रहा है कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। कहां? मुर्शिदाबाद में, जहां 70% मुसलमान हैं। ये क्या मैसेज है? ये गंगा जमुना है, भाईचारा है, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी है? मुफ्ती साहब। ठीक है, देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद बात खत्म हो गई, वो इश्यू खत्म हो गया। अब रहा सवाल, वो बात कर रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता, मुस्लिम परस्त बात कर रहे थे और मुसलमानों को आतंकवादी से जोड़ रहे थे। एक बड़े, आप गौर करिए, अवैसी को भाई बोल रहे थे और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ रहे थे। तो पता चला कि अवैसी और इनका क्या रिश्ता है, आज सबके सामने आ गया। अब मैं बात आता खुल करके, मैं आज मैं बोलता हूँ, इनको आईना दिखाता हूँ। अंग्रेजों से तुम नहीं लड़े, तुम्हारे पुरखे नहीं लड़े, हम लड़े तो हमने खून दिया है। यही मदरसे वाले लड़े और लड़ करके अपनी जिंदगी उन्होंने कुर्बान किया। जब जब पाकिस्तान से वार हुआ, अमृत पर जाकर के मुसलमानों ने खून दिया। मुसलमानों को आतंकवादी कहने वालों से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। अगर मदरसों में, यही मदरसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े उलमा पैदा किए, जिन्होंने देशभक्ति के तराने लिखे, देशभक्ति के गाने लिखे, देश के लिए कुर्बान हो गए, और 3% लोग ही मदरसे के अंदर पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ अगर कहीं खामियां हैं, कहीं गलतियां हैं, वो गलतियों को दुरुस्त करो। मदरसे के बंद करने की बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके नहीं कई नस्लें याद करेंगी मदरसों को बंद करने के लिए। ये देश जितना तुम्हारा है, ये देश हमारा है। आप मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। 25 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान को कितना लतिया है मुसलमानों ने। यही अवैसी ने जाकर के दुनिया भर में पाकिस्तान का भाड़ा फोड़ा। पाकिस्तान आतंकवादी देश है। पाकिस्तान को भारत का मुसलमान अपने जूते के बराबर नहीं समझता।
यही जिन्ना की तस्वीर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तुम हटा नहीं सके, जिन्ना रोड को खत्म नहीं कर सके, जिन्ना टावर को खत्म नहीं कर सके। आए हैं बात करने के लिए कि मुसलमान ठीक है। आतंकवाद। अरे आतंकवाद मुफ्ती मैं तो साहब। कहता हूँ आतंकवादियों को जिंदा जला दो, आतंकवादियों को ट्रायल भी मत करो। कोई मुसलमान आतंकवादियों के सपोर्ट में नहीं है, मगर मुस्लिम परस्त होना, आतंकवादियों की बात करना, ठीक है मुफ्ती कौन साहब, मुसलमान है ठीक है जो मुफ्ती साहब, आतंकवादियों की बात ठीक है मुफ्ती साहब। मेरा एक छोटा सवाल था मासूम जैसे ही कि बुरहान वानी के अंतिम उसमें यात्रा में जो 5 लाख लोग थे वो कहाँ से आए थे? यूथोपिया से आए थे। अब वो मुसलमान नहीं थे, वो क्या थे? वो पादरी थे? नहीं ना। जिन्होंने किया और क्या नारे लगे थे बुरहान वानी की? उसमें क्या नारे लगे थे? आपको याद है नारे क्या लगे थे? वो अमन चैन के नारे लगे थे। बिल्कुल खिलाफ क्या नारे लगे थे? चाहिए था। वो 5 लाख लोग कहां से आए और उन 5 लाख पर हम भरोसा कैसे कर ले? मुफ्ती साहब, बिल्कुल मत करिए। जो बुरहान वानी को कंधा दे रहे थे और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा रहे थे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रहे थे। आतंकवाद से जोड़ के कैसे आप देखेंगे? क्या हम गजब बात है। हमें आप आतंकवादी के जनाजे में 5 लाख लोग गए और छाती पीट रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ। जो हिंदुस्तान के खिलाफ है उसको मार के पाकिस्तान भेज दो। ठीक है मुफ्ती साहब, अभी रुकना होगा। ठीक है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, आपने तो कह दिया, लेकिन ये बात आप भी जानते हो, 5 लाख लोगों को बुरहान वानी के उसमें जनाजे में 5 लाख लोगों को अगर कॉर्डन ऑफ करके घेर कर कुछ उनका स्वागत सत्कार कर दिया गया होता तो इस हिंदुस्तान में जाने कितने लोग छत से कूद गए होते हंगामा करते हुए। नहीं, आप भी जानते हो क्या हंगामा मच जाता महाराज। अब आप कह रहे हो गोली मार दो। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात का सम्मान। मैं कहूंगा सरकार से कि अब की कभी ऐसा दृश्य उपस्थित हो कि आतंकवादी को महिमा मंडित किया जाए तो मुफ्ती साहब की सलाह को मानते हुए गोली तक मारी जा सकती है। एक बार करके देख लो। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी को समझाना पड़ेगा मुफ्ती साहब। नहीं, मान लीजिए वो भावुक हो गए, तब क्या होगा? वो प्रतिनिधिमंडल भेज देंगे तुरंत वहां कि मासूमों के ऊपर गोली चलाई गई। अशोक जी, नहीं, मामला अल-फलाह का है और अब वो आदमी वहां से बयान दे रहे, बोले मासूमों पर अत्याचार हो रहा है, मासूम मुसलमानों पर। अशोक भाई, नहीं, ये कौन सा थर्मामीटर रखते हैं इस तरह के लोग? ये तुरंत जान जाते हैं, मतलब एनआईए नहीं जान पाती कौन दोषी कौन मासूम। ये लोग जान जाते घटना घटी और तुरंत जान जाएंगे कि मासूम है। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा बुरहान वानी के जनाजे में ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। बिल्कुल सही बात आपने कही। 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें भाजपा ने आरोप भी लगाया था कि पीडीपी के लोग और न जाने क्या क्या बातें कही थी भाजपा के लोगों ने। लेकिन उसी पीडीपी के साथ भाजपा ने गठबंधन किया, सरकार बनाई। तो एक बड़े विज्ञापन, कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आता है कि फला के थम्सअप के लिए कुछ भी करेगा। तो भाजपा उस विज्ञापन को अडॉप्ट की है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। आतंकवादियों से हाथ मिलाना हो, उसके दल से, जिसको हम आतंकवादी वाला दल बताते हैं, उससे भी हाथ मिला लेगा सत्ता के लिए। इसके अलावा अभी ओपी भाई कह रहे थे कि आतंकवादियों का इलाज कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि इलाज हो जाए, समूल नष्ट हो जाए आतंकवाद का, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संगठन का हो, समूल नाश हो जाए आतंकवाद का। जब समूल नाश हो जाएगा, लेकिन समस्या तो भाजपा के लिए खड़ी हो जाएगी अमिताभ जी। जब आतंकवादियों का समूल नाश हो जाएगा, तब वो पुलवामा का जब घटना होगा तो कैसे साहब जाएंगे वोट मांगने कि भाइयों बहनों, आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर मिल सकता है क्या? जब आतंकवादियों का समूल नाश हो जाएगा तो पहलगाम वाला घटना के बाद भाजपा वो जो कार्टून कैसे बनाएगी कि धर्म पूछकर मारा, जाति नहीं। जब आतंकवादियों का समूल नाश हो जाएगा तो इस तरह की पॉलिटिकल माइलेज कैसे भाजपा को मिलेगा? ये समस्या भाजपा के लिए खड़ी हो जाएगी ना। तो विपक्ष तो हमेशा चाहता है कि आतंकवादियों का नाश हो जाए, आतंकवादी खत्म हो जाए, चाहे वो कहीं के आतंकवादी हो।
भाजपा ठीक है को अशोक इस पे विचार जी, करना चाहिए कि आतंकवादियों को अगर वो जी। खत्म कर देंगे तो फिर वोट कैसे मांगेंगे। सवाल इस बात ठीक। का अब इससे जरा जी। ओपी भाई से पूछिएगा। ठीक है। एक अशोक जी ने जो बात कही वो इतनी सरल नहीं, भाई आ रहा हूँ पास, उन्होंने कुछ चीज़ें जानबूझकर स्किप कर दी। आतंकी मामले में निरुद्ध दोषी पाए गए एक व्यक्ति को सरकार ने मुआवजा भेजा और मंत्री के हाथ से भेजा। अशोक जी आपकी सरकार में वो तो भला हो कि मंत्री के पहुंचने से पहले वो मर गया, फिर बवाल मचा। इतना सरल नहीं कहना। और अगर सब आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो इस भाषण का भी फिर क्या उपयोग रहेगा? फिर तो इतिहास की वस्तु हो जाएगी कि मुसलमानों एक हो जाओ हमारी रहनुमाई में, नहीं भाजपा वाले तुम्हें मारेंगे। फिर ये भी तो खत्म हो जाएगा, तो इधर की भी दुकान बंद हो जाएगी, भी जान लीजिए। जो थोड़ा बहुत सूत फेनी और सिमई बिक रही है ये भी खत्म। अभी 4-5 सीट आ भी रही बिहार में, फिर ये भी चली जाएगी सीमांचल में। फिर काहे को कि भाजपा वालों नहीं, मुसलमानों तुम्हें भाजपा से हम ही बचाएंगे। और बाकी ओपी सिंह जी जवाब देंगे। एक बात याद आ गई तो बोली दूं, हमको मालूम है कि इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस किया था, मालूम है। हमको ये भी मालूम है कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि इस देश में जितनी समस्याएं, अशोक जी सुन लीजिए, इस देश में जितनी समस्याएं हैं उन सबकी जड़ में कांग्रेस है। क्या? इस देश में जितनी समस्याएं हैं सबकी जड़ में कांग्रेस है। उसी कांग्रेस के झंडे के पीछे समाजवादी पार्टी चल रही है कि नहीं चल रही है? अलायंस है कि नहीं है? तब क्या करें? तब क्या करें? है ना अलायंस? तो विवाह, फिर तलाक, फिर विवाह, ये तो राजनीति का खेल है, चलता है। ठीक है। ओपी सिंह जी, वो समाजवादी पार्टी के अशोक भाई कह रहे हैं कि अगर आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी वोट किस पर मांगेगी? अशोक जी, 2014 से केंद्र में हमारी सरकार है, हम किस पर वोट मांग रहे हैं आपको पता है। और 2017 से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हम किस पर वोट मांग रहे हैं ये भी आपको पता है। जिन प्रदेशों में हम जीते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, जहां हम किस मुद्दे पर वोट मांगे थे ये भी आपको पता है। लेकिन आपकी तरह हमारे दोहरे चरित्र नहीं है। हम जिसके खिलाफ हैं, खिलाफ हैं। हम पूरा सीना तान, राम मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे। हमने कह दिया कि मदरसों की जांच होगी तो होगी। हमने कहा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो है, जहां से आतंकवादियों का जड़ है पैदा हुआ, इसका समूल नाश करेंगे तो करेंगे। आप खड़े रहो न खड़े रहो, ये आपकी मजबूरी। दूसरी बात ये है, अभी अफ्ताब साहब ने कहा कि बांग्लादेश में आपने अबू हाशमी का भी दिया, और इस तरह से देश के अंदर जहां भी लोग इस तरह के हैं फनकार के खड़े हो जाते हैं कि औरंगजेब के हम पुरखे, हमारे औरंगजेब है। कोई कहता है हमारा बाबर का खून है, बाबरी हम बाबर का खून है, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपने मुर्शिदाबाद की जिक्र किया कि वहां पर एक विधायक ने कहा कि 6 दिसंबर को हम वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आप बनाओ, आप देश के नागरिक हो। हम तो कहता है अयोध्या में भी जो जगह दी गई है, समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ करके जाकर के वहां मस्जिद बना देनी चाहिए। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जिस एसआईआर का आप विरोध कर रहे हो, वो एसआईआर पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है, और जिनको जो आपके साथी रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी हैं, वो आज अपनी भेड़, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, झोला, बोरिया लेकर के सीधे भाग रहे हैं बांग्लादेश। वो भाग रहे हैं, ये पता नहीं आपको सूचना है कि नहीं है। आप बताओ, मुफ्ती साहब ने भी बड़ी बात की कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी, लेकिन मुफ्ती साहब हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता? आप इसका जवाब दीजिए कि जितने आतंकवादी मारे गए और पकड़े गए वो एक कौम के कौन है, और उनका कनेक्शन किससे था, और वो कहां से निकले? इसी मदरसों से निकले, इसी यूनिवर्सिटी से निकले, इसी मुस्लिम कॉलेज से निकले, इसी जो है मस्जिदों से निकले। आप क्यों नहीं इसका खंडन करते? और जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगी रही, आपने देखा? आपने विरोध नहीं किया होगा, क्योंकि जिन्ना आपका भगवान है।
जिन्ना इस देश का जो है महान है, इसने देश के विकास में काम किया। किसी मुसलमान को मैंने नहीं सुना कि जब विरोध हुआ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर क्यों लगी है, वहां क्यों नहीं आप लगाए महात्मा गांधी का, आपने क्यों नहीं लगाया अपने जो है अब्दुल कलाम का, आपने क्यों नहीं लगाया वीर अब्दुल हमीद का? क्यों? क्योंकि आपके आदर्श अतीक हैं, मुख्तार हैं, बुहानी हैं, मरहानी हैं, ये आपके हैं। अब्दुल कलाम की जब जनाजा निकला था तो उसकी तुलना जो आफ्ताब जी ने कहा कि उनके जनाजे में कितने मुसलमान गए और आपने एक बात और कही, मैं वो बात को कह के खत्म कर दूं। आपने कहा कि ओबीसी बी टीम है आपकी, वो हमारी बी हो चाहे सी हो चाहे टी हो चाहे आप हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जब पहलगाम में जब घटनाएं हुई, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ओबीसी कम से कम इस देश का नागरिक होकर के खड़ा होकर के बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद नारा लगाया उसने और कहा कि पाकिस्तान में घुस करके सेना उन आतंकवादियों का, आप बोलोगे ये बोलेंगे अशोक यादव कि पाकिस्तान में, ये तो कहेंगे कि अगर घुस गए तो सबूत लाओ, पेड़ मारा, कौवा मारा कि पहाड़ तोड़ा, सबूत लाओ। वो कम से कम खड़ा हुआ। और मैं, चाहे वो ओवैसी हो चाहे मुफ्ती साहब हो, आपका जो पहला डिबेट का जो समय था, मैं उसकी सराहना करता हूं कि एक निष्पक्ष मुसलमान की तरह, लेकिन आप बाद में आप अपनी असलियत पर आ गए डिबेट के दूसरे चरण में कि आपने क्यों कह दिया कि आतंकवाद, अरे आप खड़े तो हो आतंकवादियों के विरुद्ध, आप उनको बहिष्कार तो करो, किसी में हिम्मत है? ठीक किसी है, मौलाना ने समय कम है, अब समय कम है। मुफ्ती साहब अभी माफी चाहेंगे। जिन्ना की बात आई, इस देश में जिन लोगों ने भारत को बांटने के लिए वोट किया मुस्लिम लीग को, मुफ्ती साहब आप तो चीजों को जानते हैं, वो लोग अचानक से एक रात में साधु कैसे हो गए? फिर जाने से क्यों मना कर दिया? उसके पीछे कोई खेल था? कभी हम आप बहस करेंगे तो हम बताएंगे खेल क्या था। वो क्यों नहीं गए? एक रात पहले तक जिन्ना को जो कंधे पर बैठाए घूम रहे थे और कह रहे थे हमको चाहिए पाकिस्तान, वो क्यों नहीं गए? एक रात में फकीर हो गए थे, औलिया हो गए थे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा वोट कहां से मिला भारत में विभाजन के पक्ष में? जिन्ना को कंधों पर किसने बैठाला? वहां का मुसलमान सबसे कम गया, बवाल में सबसे आगे, भूस में दे के आग जमा लो दूर वहीं। इतिहास को मत कुरे दिए, बहुत सारे जख्म हरे हो जाते हैं मुफ्ती साहब। साजिश षड्यंत्र दिखता है। अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी क्यों रहे? उसको ध्वस्तीभूत होना ही चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं कि सरकार को ऐसे संस्थानों को मान्यता देने के बाद अपना दायित्व पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए। ऐसी हर संस्था में एक सरकारी आदमी रिप्रेजेंटेशन में रहे, उसके प्रबंधन में, जो कम से कम खिड़की खुली रखे। कौन पार्टी क्या कह रही है, इससे देश की सुरक्षा को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता कि फला नाराज हो जाएंगे ठिकाने, इससे क्या फर्क पड़ता है? पार्टियों को चुनाव लड़ना है, उनके लिए अंतिम सीमा चुनाव है, देश नहीं। देश उससे आगे की चीज है। जो लोग कवर फायर देने की कोशिश करते हैं, 200 डॉक्टर रडार पर हैं, 20 एक पकड़े गए, 2 के चिथड़े उड़ गए, आत्मघाती थे, सब एक ही वर्ग से हैं कि नहीं है? इसमें कोई शक है क्या? और जब ये बात बोलो तो कोई आएगा मोबाइल से, वो एआई से पूछेगा कि भाई कोई हिंदू बताओ जिस पर आतंकवाद का वो चस्पा हुआ हो, तो बोले रामलाल का क्या हुआ? अरे गजब करते हो यार, कवर फायर देना है क्या? कवर फायर देना चाहते हो इस घटना को? उनको भी गोली मारो जिनका एआई से नाम पूछ रहे हो, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। ये तो तय होना चाहिए। उसी समय याद आता है दाभोलकर कौन था और सामोलकर कौन था। ये जैशे मोहम्मद से जुड़े लोग, पाकिस्तान से जुड़े लोग,
इनकी हिमायत कभी कई बार क्या होता है, हिमायत सीधे की जाती है और कई बार चतुराई से भी की जाती है कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो गया तो लियाए बोले 1960 में श्यामलाल ने भी एक बकरी मारी थी, वो भी आतंकवादी था। अच्छा जी, बोले श्यामलाल मुर्दाबाद, बकरी मारने वाला मुर्दाबाद। बोले किन के खिलाफ हो? बोले इनने छत्तीस सिंहपुरा में 40 लोग मार दिए आईडी से, बम विस्फोट से। उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? रामलाल से। श्यामलाल बोले इनने भी बकरी मारी थी एक बार। गजब करते हो महाराज, ऐसा नहीं करो। और एक और नई बात जो मुझे समझ में आती वो ये कि मदरसा हो या ऐसे यूनिवर्सिटी हो, उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। एनफ इज एनफ, ये चलेगा नहीं। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए मदरसों से क्या लाभ बचा? कुछ लाभ नहीं बचा। एक स्टिंग हुआ था सीमा पर, जो मदरसे बने हैं मुफ्ती साहब, नेपाल सीमा पर, क्या सिवाय पैसे का हवाला कारोबार के अलावा वहां कुछ नहीं हो रहा, न पढ़ाने वाला न पढ़ने वाला। क्या क्यों खोले हैं मदरसे? ये क्यों खोले हैं? जब पूरी शिक्षा सरकार फ्री दे रही है तो ये अलग से दुकान काहे को लगाए हो? वहां खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, वो किताब भी मिल रही है, कॉपी भी मिल रही है, बस्ता भी मिल रहा है, अलग से दुकान क्यों लगाए हो? और कभी ये भी सोचिए, हमारा अतीत उज्जवल था, मान लेते हैं, लेकिन अतीत के जो उज्जवल नाम थे मुफ्ती साहब, बहुत अदब से कहूंगा, उनको आप लोगों ने रोल मॉडल तो नहीं माना। जाकिर हुसैन को तो रोल मॉडल नहीं माना, मौलाना आजाद को नहीं माना, अब एपीजे कलाम साहब को नहीं माना, अब्दुल हमीद को नहीं माना। कहीं अब्दुल हमीद का फोटो कभी समाजवादी पार्टी ने लगाया हो चुनाव की रैली में? आपने देखा? नहीं। कांग्रेस ने लगाया हो? देखा कभी? नहीं। क्या? और छोड़िए, अरशद मदनी और महमूद मदनी ने कभी अपने किसी जलसा में फोटो लगाया क्या वीर अब्दुल हमीद का? मुफ्ती साहब हाँ नाम बस सिर हिला दो, हम मान लेंगे। लगाया क्या? नहीं लगाया। बुरहान वानी प्यारा है, बुरहान वानी। और फिर हमसे कहते हो कि आप अपने यहां हमारी सनद के रूप में अब्दुल हमीद का आई कार्ड रखो, और आप क्या करोगे? बोले हम बुरहान वानी के पीछे चलेंगे। बुरहान वानी जब तक सूरज चांद रहेगा, बुरहान वानी तेरा नाम रहेगा। कूद कूद के और हमसे कह रहे वो चुप रहो यार, अब्दुल हमीद बताया ना तुमको, बस चुप रहो। ये नहीं चलेगा भाई साहब, ना ना। अब्दुल हमीद के नाम का तावीज पहनो और हमें दिखाओ कि हाँ पहने, तो मैं मान लूंगा। आपने कहीं फोटो लगाई अब्दुल हमीद की? आप बाबर से लिपटा चिपटी कर सकते हो मोहब्बत में, लेकिन अब्दुल हमीद याद नहीं। बाबर का पहुंचा पकड़े घूम रहे हो, कह रहे मस्जिद बनाएंगे। हालांकि बना नहीं पाओगे, लेकिन कह रहे हो। मस्जिद तो वही नहीं बना पाए जिन्हें जमीन मिल गई। क्या बना पाए मस्जिद? 4 तसला सीमेंट तक लाके नहीं डाल पाए। इसलिए मैं कहता हूं, आपने अपना पोस्टर बॉय बुरहान वानी क्यों चुना? सवाल यह है, कलाम साहब पर किसी को आपत्ति हुई? नहीं ना, कभी आपत्ति सवाल ही नहीं। वो देश का माथा थे, देश का मस्तक थे, मान थे। हमने अब्दुल हमीद को क्या नाम दिया? कभी अब्दुल हमीद खाली नहीं कहा इस मुल्क ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वीर अब्दुल हमीद। मुफ्ती साहब, भारत ने उनको शौर्य चक्र बाद में दिया होगा, हमारे भारत की आत्मा ने उनको स्थायी रूप से वीर घोषित कर दिया। वीर अब्दुल हमीद, ये नाम हो गया उनका। लेकिन मैंने किसी जमात के दफ्तर में अब्दुल हमीद का चित्र नहीं देखा। यह भी गलती ओपी सिंह की है, ये भी इनकी गलती है, भाजपा वालों की। इनके डर से नहीं लगाया आपने। बुरहान वानी के जनाजे में कूद सकते हैं, अब्दुल हमीद की याद नहीं कर सकते। नायक बदलिए, आतंकी नायक रहेंगे तो चीजें सही नहीं होंगी, ये लिख लीजिए।
आज भारत का जितना मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व है वो खड़े होकर कहे कि हमारे नायक ये 5 लोग हैं। अली मियां को भी शामिल करिए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको शामिल करिए, एक लिस्ट जारी करिए कि ये हमारे नायक हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप क्या करोगे? सालार गाजी को कंधे पे बैठा के घुमाओगे क्या? मरे खपे कितना 1000 साल हो गया क्या? फिर आप कहोगे कि हम लोग बुत परस्ती में यकीन नहीं रखते, हम किसी के सामने झुकते नहीं। मुफ्ती साहब बताओ कितनी हल्की दलील दी जाती है, गलत फर्जी। सालार गाजी की दरगाह पर क्या करते हैं? जाके झुकते ही ना, चूमते ही ना, सलामी करते हैं ना। घोड़े वाले, पीर वाले, मटका बाबा, उनकी दरगाहों पर क्या होता है? ये होता है ना। लेकिन वंदे मातरम कहना हो तो बोले ये इस्लाम के खिलाफ है, हम झुकते नहीं किसी के आगे अल्लाह के अलावा। वो अल्लाह है वहां? नहीं ना। आप निजामुद्दीन में झुकते हैं, अजमेर शरीफ में झुकते हैं, बरेली में हजरत अली की दरगाह पर झुकते हैं। कहाँ नहीं झुकते? देवा शरीफ में झुकते हैं, कलियर पीर में झुकते हैं ना। गलत को तो टोक दीजिएगा, वहां झुक सकते हैं। लेकिन अगर ओपी सिंह कह दे कि भारत माता है के लिए भी वंदे मातरम कह सकते हैं, बोले ना ये इस्लाम में मना है भाई। वहां तो आदमी दफन है मित्र, आदमी ही दफन है। उसका नाम सालार गाजी हो और चाहे मटका पीर हो, आदमी है ना जो दफन है। उसकी हड्डी चूम रहा है क्या? इसलिए मैं कहता हूं नायक बदलिए, नायक बदलिए, सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। जब तक आपके जहन में नायक ये लोग रहेंगे जो दहशतगर्द हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। मुफ्ती साहब जान लीजिए, आप वीर अब्दुल हमीद से लेके अब्दुल कलाम साहब तक को नायक बना दीजिए इस देश में, इतना काम कर दीजिए, बाकी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।